बच्चों, आज मैं आपके लिए चैप्टर 2 जॉर्ज पंचम की नाक का भाग 2 लेकर आई हूँ, जिसमें आप देखेंगे किस प्रकार दिल्ली का काया पलट हो रहा है। दिल्ली को नाज़नीनों की तरह सजाया जा रहा है। बट क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के आ रही थी भारत दौरे के लिए। भारत दौरे के लिए क्यों आ रही थी? ताकि दोनों देशों के मध्य आपसी संबंध अच्छे बन सके। मुसीबत क्या थी? मुसीबत थी जॉर्ज पंचम की लाट पर से जो नाक गायब हो गई थी, उस नाक का बंदोबस्त करना। और इसके लिए कौन कौन सी कोशिशें की गई? मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने भी जुगाड़ बिठाया, क्योंकि वह पैसे से लाचार था। वह भारत के हर कोने में घूमा, लेकिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक हर मूर्ति से छोटी निकली। इसके लिए देश के लिए शहीद हुए जो देशभक्त थे उनकी स्मारक में गया, उनकी मूर्तियां ढूंढी गई। छोटे बच्चों की स्मारक में गया, वहाँ मूर्तियां ढूंढी गई, लेकिन हर जगह नाक बड़ी निकली। अंत में निश्चय किया गया कि मूर्ति पर नाक जिंदा लगाई जाए, और इस कार्य के लिए भी बंद कमरे में परमिशन दे दी गई। यह व्यंग्य भरे चैप्टर, वर्तमान राजनीति की पोल खोलता हुआ चैप्टर और मानसिक दास्ता को व्यक्त करता यह चैप्टर, बहुत ही अच्छी शब्दावली में इसको प्रयोग किया गया है और दर्शाया गया है कि हमारा सम्मान सर्वोच्च होना चाहिए, हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ऊंचा होना चाहिए। लेकिन हमारे देश के रखवाले इस नाक को कटवाने में लगे हुए हैं। तो हमने कल देखा था कि किस प्रकार रानी एलिजाबेथ तैयारी कर रही थी ब्रिटेन में, लेकिन उनका दर्जी परेशान था, और हो भी क्यों ना। आज हम देखते हैं पार्ट 3 पेज नंबर 12। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर पैसे से जरा लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास और कुछ बदहवास था। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट का मतलब मूर्ति कब बनी है और कहाँ बनी है। इसके लिए उसे भारत भ्रमण करना पड़ेगा। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका और एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेड़ चीरे गए, पुरानी फाइलें टटोली गई, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। सामने देखेंगे किस प्रकार मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है, साथ में मूर्तिकार भी बैठा है, और वह मूर्ति के लिए मूर्ति कब बनाई गई, कौन सा पत्थर काम में लिया गया और कहाँ का पत्थर काम में लिया, उसने अपना प्रश्न रख दिया है। अभी भी परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई। मूर्ति लगाने के लिए सबसे पहले यही इंतजाम किया गया। पहले मूर्तिकार को बुलाया गया, फिर पुरातत्व विभाग की फाइलें टटोली गई, उसके बाद एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार जिम्मेदारी आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कोई ऐसी मुसीबत नहीं जिसका हल भारत में ना मिल पाए। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा।
आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ आने वाली है और ब्रिटेन और भारत के संबंध अच्छे हो सकते हैं। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया, क्योंकि नेता जो करते हैं हर चीज़ दूसरे दिन अखबारों में छाप दी जाती है, उनकी पब्लिसिटी कर दी जाती है। मीडिया भी तो उन्हीं के इशारों पर नाचता है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तेज में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बैले डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे, क्योंकि अखबार वालों तक जब पहुँच गई और अखबारों में छप गई तो जनता जनार्दन सबसे ऊपर होती है। वह आपको और हमें जीने नहीं देगी। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। सारा कार्य बंद कमरे में हो रहा था, क्योंकि गलत काम तो बंद कमरे में ही होते हैं। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी तो हैं। अगर इजाज़त हो, आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। बात तो गलत थी। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण के लिए बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। चलो, कोई ना कोई उपाय तो मिला। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। बेटा, आपको ध्यान रखना है उसने कहाँ कहाँ किस किस देश क्षेत्र की का भ्रमण किया। दिल्ली से बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावरजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गुजरात में कौन मिलेगा? गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला गया। बंगाली स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला है, राष्ट्रीय गान उन्होंने लिखा है। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नापा जोखा की और बिहार की तरफ चला गया। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंच गया। सत्यमूर्ति जी को देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब जा पहुंचा। पंजाब में लोहा पुरुष लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की। मुश्किल बहुत ही शानदार थी। सुनकर ही हमें अपने देश और देशभक्त के जो शहीद लोग हैं, देशभक्त हैं, उन पर नाज होता है। सुनेंगे। सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सभी बड़ी निकली। इसका मतलब सबका मान सम्मान जॉर्ज पंचम के मान सम्मान से बड़ा निकला। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझुनाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। अब उन शहीद बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनकी मूर्ति की नाक भी छोटी होगी। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन किया गया था, कलर किया गया था, सब कुछ हो चुका था। सिर्फ नाक नहीं थी, सम्मान नहीं था। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब, उनके भारत दौरे का क्या मतलब? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की।
क्योंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है। इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। सो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट डे अपनी नाक बचाने के लिए वह क्या क्या करने को तैयार है, दूसरों के तलवे तक चाटने को तैयार है। यह व्यंग्य भरा चैप्टर सचमुच हमारी आंखें खोलने वाला है। सो बहुत जल्दी नया वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।